नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। अगर आपकी भी एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो खोली है प्यारे दोस्त, क्योंकि आपके एग्जाम में गणित के 20 सवाल आने वाले हैं। इन 20 सवालों का लेवल क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या आपके सोचने की अप्रोच होनी चाहिए, बिल्कुल भौकाली तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं प्यारे दोस्तों। तो जैसा हमने वादा किया था कि मैं अपने जीडी वाले प्यारे प्यारे भाइयों के लिए 10 और प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस, यानी कि मैं आपको 200 वो नए सवाल कराऊंगा जो एसएससी में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो आपने प्रैक्टिस नहीं किए और जिनको आप लगा लो तो पेपर में आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा सैंपल पेपर 1 है। गणित के 20 भौकाली सवालों का पेपर में कैसे गेम ओवर करना है मैं आपको सिखाऊंगा प्यारे बच्चों। देखिए, ये अपडेटेड कंटेंट है जो एसएससी टीसीएस के जाने के बाद एआई से पेपर बनवा रहा है। उसमें जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, जब तक आप उसकी नस को नहीं पकड़ोगे आप कैसे पेपर में वो करोगे। अगर आपको किसी सवाल की जानकारी नहीं है पहले से, चाहे वो भले ही आसान क्यों ना हो, लेकिन पेपर में वो भी टफ लगता है ना। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पेपर में जब जाएं तो हमें हर तरह के पैटर्न की जानकारी हो। उसी का पर्पस है ये सैंपल पेपर, ठीक है बच्चों। इससे पहले मैं अपने चैनल सिलेक्शन वे पर 10 सैंपल पेपर ऑलरेडी करवा चुका हूं जीडी वाले बच्चों के लिए। देखिए यहां पे प्रैक्टिस सेट, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी जीडी 2026। ये 200 सवाल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है ना बच्चों। लेकिन अब ये जो मैं नए पेपर करा रहा हूं, इसमें एसएससी ने जो पेपर कराए थे, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीजीएल प्री के, वो सब सवालों को मैं यहां पे शामिल करूंगा, ठीक है। तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। लेकिन केवल मेरे सहारे मत बैठो भाई, हमने अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे जीडी वाले भाइयों के लिए मॉक टेस्ट फ्री कर रखे हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के यहां पे प्रीवियस ईयर के 340 टेस्ट फ्री हैं, 2019 से लेकर 2025 तक सभी। तो डेली 2 मॉक टेस्ट लगाओ भाई। देखो आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, डेली 2 मॉक टेस्ट लगाओ 2 घंटे, और 2 घंटे उनकी एनालिसिस करो, यानी कि 4 घंटे आप सेल्फ प्रैक्टिस पे दो, जिसमें आपको कोई यूट्यूब नहीं चाहिए, कोई टीचर नहीं चाहिए, खुद से करना है, ठीक है बच्चों। तो ही आपका फायदा होगा। हर सिलेक्टेड बच्चे का एक ही मूल मंत्र है कि उसने ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाए, और अब तो मॉक टेस्ट के लिए कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश वाली शिफ्ट भी है यहां पर, और ये हिंदी वाली शिफ्ट भी मैंने डाल रखी है सारी की सारी, ठीक है बच्चों। ये लगाइए, तो शुरू करें। सैंपल पेपर 1 कॉपी पेन लेके बैठो। पेन से लिखना कम है, दिमाग से ज्यादा सोचना है, ठीक है ना। बिल्कुल वही रेलेवेंट लेवल रखा है जैसा पेपर आने वाला है, ठीक है बच्चों। सवाल मॉडरेट है, कम से कम 20 में से आपके 17 या उससे ज्यादा सवाल ठीक होने ही चाहिए, ठीक है, तभी आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। आइए, पहला सवाल आता है जो सेम टू सेम सीएचएसएल प्री 2025 के पेपर में आया है, ठीक है बच्चों। करो। एक विमान 11.7 घंटे में 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। सेम दूरी, समान दूरी 14.3 आवर्स में तय करने के लिए इसकी स्पीड कितने % कम करनी चाहिए। समझ में आ गया ना। सवाल को मेरे प्यार भी पढ़ते पढ़ते पता लग गया कि सवाल की कमजोर कड़ी क्या है, समान डिस्टेंस। और आप जानते हैं कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ध्यान से सुनेगा भाई, एक फ्लाइट, एक हवाई जहाज कुछ दूरी कवर करती है 1200 किलोमीटर के कितने घंटे में, 11.7 घंटे में। अब इसी सेम डिस्टेंस को हमें 14.3 घंटे में तय करना है, यानी कि समय ज्यादा लगाना है ना। अगर समय ज्यादा लगाना है तो हमें हवाई जहाज की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी। ये पूछा कितने % कम करनी पड़ेगी। तो पहले फ्लाइट को समय लग रहा था 11.7 घंटे, अब उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस जाने में कितना समय लग रहा है, 14.3 घंटे। समय किस अनुपात में चेंज हुआ बताइए, किससे कट रहा है ये तो 13 का पहाड़ा है, 13 निम्न 117 और 13 से 143 11 बार। समय 9:11 के अनुपात में चेंज हुआ, तो हवाई जहाज की स्पीड रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, यानी कि 11 से 9। फ्लाइट की चाल, तो फ्लाइट की चाल अगर पहले 11 थी तो 11 से घट के कितनी हो जाएगी, 9। कितना घटाना पड़ेगा, 2/11। और आप खुद जानते हैं कि 1/11 होता है 9.09
परसेंट। तो 2/11 क्या आएगा इसका दुगना, यानी कि 18.18% हवाई जहाज की स्पीड कम करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है ना, बढ़िया सवाल है ना बच्चे। तो देखिए इस 1200 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें यहां पता चल गया दूरी तो सेम ही है। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। तो एक सवाल मतलब एक कॉन्सेप्ट, ये देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन सीजीएल प्री 2025 के सवाल। देखो बेशक ये सीजीएल प्री के पेपर में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एआई ये सवाल सेम अलग डाटा पे बना के आपके पेपर में नहीं डालेगा, बिल्कुल डाल सकता है ना, बनाना चाहिए। एक बल्लेबाज का निश्चित संख्या में पारियों का एवरेज स्कोर 44 है ना। एक बल्लेबाज ने कुछ पारी खेल रखी है, एवरेज स्कोर कितना है उसका 44। अगली पारी में 132 रन बनाता है, उसका एवरेज स्कोर कितना हो जाता है भाई मेरे 48 हो जाता है। ठीक है, तो पूछा उसने पहले कितनी पारियां खेली थी, हाउ मेनी इनिंग्स डिड ही प्ले अर्लियर। ये वाली जो लास्ट पारी खेली है उसमें कितने रन बनाए उसने 132। 132 से पहले है ना वो कितनी पारी खेल चुका है, यही तो सवाल है। बताओ बच्चों, देखो एक बल्लेबाज ने कुछ मैच खेल चुके हैं, नहीं पता कितने मैच खेले हैं, एवरेज स्कोर कितना है 44। अगला मैच खेला उसने कितने रन बनाए 132। तो मुझे बताओ एवरेज से कितने ज्यादा रन बढ़ा दिए उसने। अभी तक एवरेज 44 था, रन बना दिए 132, कितना ज्यादा स्कोर बना दिया बताओ। 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 88। उसने एवरेज से 88 रन ज्यादा बना दिया, अभी तक एवरेज 44 था, अगले मैच में ठोक दिए 132 रन, एवरेज से 88 रन ज्यादा बना दिए। इससे क्या हुआ, उसका कुल एवरेज स्कोर भी अगर पहले 44 था तो 44 से बढ़ के कितना हो गया, तो उसका टोटल स्कोर भी एवरेज स्कोर भी कितना बढ़ गया 4 रन। उसने एवरेज से 88 रन ज्यादा बनाए, उसका एवरेज स्कोर भी 4 रन बढ़ गया, यानी वो कितने मैच खेल चुका है अब तक 88/4 22। वो लास्ट आखिरी पारी तक 22 जो है पारी खेल चुका है। जल्दबाजी में आंसर 22 मत लगा देना, है कि नहीं। ये आखिरी पारी तक 22 मैच खेल चुका है। सवाल में पूछा है पहले कितनी पारियां खेली थी, तो पहले एक कम यानी कि 21 खेल चुका है। क्या आंसर है इसका, समझ में ना, गजब सवाल है। टोटल में चेंज बटा एवरेज में चेंज, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है हमारा, ये बताएंगे। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का है। ठीक है बच्चों, एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस एक त्रिभुज है, त्रिभुज की साइड है 9, 12 और 15 सेंटीमीटर, प्रिज्म की हाइट है 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, प्रिज्म का वॉल्यूम। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म का आयतन हम कैसे निकालते। प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये प्रिज्म का आयतन निकालने का कॉन्सेप्ट है। अब प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है, यहां प्रिज्म का बेस एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं हैं 9, 12 और 15। 9, 12, 15 देखती समझ में आ गया कि यार ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। 3, 4, 5 ट्रिपलेट का क्या है 3 गुना, ये 3, 4, 5 का 3 गुना है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 9 और 12 क्या होंगी 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं। तो आप बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2 क्या आएगा बच्चे 9 गुणा 12। ये समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं के गुणा। प्रिज्म की हाइट कितनी है 10, ये आ गया बच्चों प्रिज्म का वॉल्यूम। 2 से 12 आपका 6 बार चला गया, 9 छिक्का 54 दुसाम 540, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूरा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। किस दर प्रतिशत में जो अप्रोक्स बताना है, साधारण ब्याज पर 18 वर्षों में कोई धनराशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। बताइए किस ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 18 साल में डबल हो जाएगी, ये सवाल है ना। बताओ बच्चों, डबल होने का मतलब क्या है, डबल होने का मतलब कोई धनराशि डबल हो गई, आपने 1 रुपए इन्वेस्ट करे 2 रुपए बन गए, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला 1 रुपए। 1 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला, जिसे हम कह सकते हैं परसेंटेज में 100%। अगर कोई धनराशि डबल हो गई है तो आपको 100% ब्याज मिला है कि नहीं, उस पर 100% ब्याज मिला कितने वर्षों में 18 वर्षों में। तो हर एक साल में कितना ब्याज मिला 100/18, यानी कि अप्रोक्स कितना आ गया प्यारे बच्चों 18 पंजे 90, 5.55 के करीब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना बच्चों, बात खत्म। इतना सा सवाल है, बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 5।
एक अर्धगोले के आयतन का संख्यात्मक मान उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी यूनिट में? इस हेमीस्फीयर की रेडियस क्या है? ठीक है बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं कि हेमीस्फीयर ये अर्धगोला है। सवाल में कह रहा है कि मान लो जैसे इसकी रेडियस है कैपिटल आर। क्वेश्चन कहा गया है कि एक हेमीस्फीयर का जो आयतन है उसका संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू उसके टोटल सरफेस एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है। देखो बच्चे, वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं, सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यूनिट तो अलग अलग होगी इनकी, लेकिन जो अंकीय मान है वो सेम है। सेम कर देते, फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। अर्धगोले का आयतन क्या होगा अगर उसकी रेडियस आर है? 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 3 पाई आर, और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, हमने इक्वल कर दिया। आप जानते हैं कि यहां पाई से पाई कट गया ना। अब ये आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से यहां आर का स्क्वायर कट जाएगा, 2 पावर कट जाएंगे, तो आर बचेगा कि नहीं? तो आर कितना बचा? 3 उधर चला जाएगा, 3 तिया 9/2 आ गया भैया रेडियस, यानी कि 4.5 यूनिट। ऑप्शन नंबर बताइए। जब ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आ रहा है सवाल, और ये एक शिफ्ट का नहीं है, कई शिफ्ट का है, तो भैया जरूर आएगा ना आपकी परीक्षा में भी। आओ, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 6 करेंगे। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का है। अब देखो, आप खोज खोज के सवालों की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मैं तो करवा सकता हूं। अमित एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बबन उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलकर साथ में 5 दिन तक काम करते हैं, बाकी काम अमित और चेतन ने 4 दिन में पूरा किया। ठीक है बच्चे, तो आपसे पूछा चेतन को यह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर चेतन यह काम अकेले पूरा करे तो उसे काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो बच्चों, सवाल बहुत आसान है सचिन। यहां पे बच्चे एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक नया तरीका खोलता हूं कि बिना एलसीएम लिए भी, कि अगर कोई आदमी बीच में छोड़ के चला जाता है, घुस जाता है, बिना एलसीएम के भी ये सवाल जल्दी होते हैं। आप ये सोचो, अमित एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बबन उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। सवाल यह है कि वे 5 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि अमित प्लस बबन ने साथ में कितने दिन तक काम किया प्यारे बच्चों? 5 दिन तक। उसके बाद बाकी काम अमित और चेतन ने मिलकर किया कितने दिन तक? 4 दिन तक। चेतन पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? देखो, अमित और बबन के बारे में मुझे सब कुछ पता है। काम अमित और बबन ने शुरू किया था, अमित ने 5 दिन काम किया बबन के साथ, फिर अमित ने 4 दिन काम किया चेतन के साथ, यानी कि अमित ने काम कितने दिन किया है? 9 दिन। 5 दिन ये और 4 दिन ये, 9 दिन काम किया है। अमित पूरा काम 15 दिन में करता है प्यारे बच्चों, तो कोई ये बताएगा 9 दिन में कितना काम करेगा? अमित पूरा काम 15 दिन में करता है, 1 दिन में करेगा 1/15। 9 दिन में कितना काम करेगा? 9/15, है कि नहीं? आप बताओ बबन ने कितने दिन काम किया? बबन पूरा काम 25 दिन में करता है। बबन ने केवल 5 दिन काम किया अमित के साथ, फिर तो चला गया बबन, यानी कि बबन ने केवल कितने दिन काम किया? 5 दिन। बबन पूरा काम 25 दिन में करता है, 5 दिन में कितना काम करेगा? 5/25, है ना? 1 दिन में 1/25 करेगा, 5 दिन में 5/25। तो अमित और बबन दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा ये बताइए आप। ये 3 से काटेंगे तो 3/5 है, ये 5 से काटेंगे तो 1/5 है। कर सकते हैं ना? 3/5 प्लस 1/5 यानी कि 4 तो मुझे बताओ अमित और बबन ने टोटल काम का 4/5 किया है कि नहीं किया है? लेकिन टोटल काम तो 1 होता है। अगर 1 काम में से 4/5 अमित और बबन कर चुके हैं, तो बचा काम कितना? 1/5, है ना? 1/5 काम बाकी है। ये बचा काम किसने किया होगा फिर? चेतन ने, तभी तो काम पूरा हुआ है। टोटल 1 काम करना है, 4/5 अमित तो बबन कर चुके, तो बता 1/5 काम चेतन ने किया होगा। चेतन ने 1/5 काम किया है, और चेतन ने काम किया कितने दिन है? केवल
4 दिन। यानी कि चेतन 1/5 काम करता है 4 दिन में। चेतन पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये बटे 5 जब उधर जाएगा तो 5 से, तो चेतन पूरा एक काम करेगा 4 पंजे 20 दिन में। आंसर बताओ। अगर आप ये तरीका एक बार बिठा के दिमाग में, तो बिना लिखे सवाल करोगे इस टाइप के, है कि नहीं सचिन? कोई सिखाता नहीं ये चीजें, किताबों में तो मिलेंगी नहीं, है ना। चलो सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 7। करो भाई मेरे। 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में, यानी कि रजिस्टर्ड वोटर में से 84% ने अपना वोट डाला। डाले गए वोटों में से 20% वोट अवैध पाए गए। देखो 2 कैंडिडेट के बीच चुनाव हो रहा है, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। ठीक है भाई साहब, जब चुनाव हुआ तो 84% बंगाल की जनता ने ही वोट डाले। अब जितने वोट डाले उसमें से 20% वोट इनवैलिड कर दिए। ठीक है बच्चे। अब विनय, जो विजयी उम्मीदवार है, जो विनर है, उसको वैलिड वोट का 58% प्राप्त हुआ। तो हारने वाले को बाकी मिल गए होंगे वैलिड वोट में से। और जो विजयी उम्मीदवार है 336 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कितने वोटों से जीता? 336 वोटों से। पूछा कुल कितने वोटर रजिस्टर थे? है सचिन यही है? बताओ बच्चों। देखो इस तरह के जो सवाल है वो एक सिंगल लाइन में सीधे सीधे खत्म होते हैं, कि नहीं भाई। मान लो जैसे कि एक चुनाव में टोटल n वोटर थे, हैं सचिन। n में से कितने लोगों ने वोट डाला? 84%। 84% क्या होता है? 84/100, यानी कि 21 ये डाले गए वोट। इतने लोगों ने वोट डाला। जितने वोट डले उसमें से 20% तो इनवैलिड है। 100% में से 20% इनवैलिड है, तो बाकी का 80%। डाले गए वोटों का 80%, यानी कि 4/5। ये क्या है बच्चों? वैलिड वोट। ये आपके सामने क्या लिखा है? वैलिड वोट। अब विनर उम्मीदवार को, जो विनर है, उसे वैलिड वोट का 58% मिला। तो मुझे बताओ हारने वाले को कितना मिला होगा सचिन? वैलिड वोट का 100 में से 58 घटाएंगे 42%। तो विनर कितने वोटों के अंतर से चुनाव जीता है? 58 - 42 16। वैलिड वोट के 16%। 4% होता है 1/25। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 वैलिड वोट के 16%, जिसको फ्रैक्शन में लिख लिया 4/25। इतने वोटों के अंतर से चुनाव जीता, जबकि चुनाव जीता है 336 वोटों से। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। बताओ, यहां से कैलकुलेशन ही तो करनी है। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 कम 21 से 21 भी कट गया, खेल खत्म हो गया प्यारे बच्चों। तो n बराबर क्या आ गया? n बराबर आ गया 25 पंजे 125 गुणा 25। बताओ ये आ गया ना, 2500 और 625 हो गया 3125, 3125 वोट है। कोई समस्या? तो बिल्कुल एक स्टेप का सवाल है, सीधा सीधा करना है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 8। एक बेईमान व्यापारी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लेटेस्ट CHSL प्री का सवाल है भैया। एक बेईमान दुकानदार है, कहता भाई साहब जो लागत मेरी पड़ रही है उसी पे तुम्हें सामान दे दूंगा, तुम मेरे कस्टमर देवता हो। लेकिन कस्टमर को धोखा देता है। ये बेईमान दुकानदार, अगर कोई कस्टमर 1 किलो चीनी मांगता है तो 1 किलो नहीं देता। कितनी चीनी देता है? केवल 950 ग्राम। 950 ग्राम चीनी देके कस्टमर से 1000 ग्राम चीनी का पैसा ऐंठ लेता है। यानी कि दुकानदार का प्रॉफिट कितना हुआ इस रेशियो में? ये हुआ ना, 950 ग्राम दिया, ले लिया पैसा 1000 ग्राम का। ये किससे कट गया? 50 से 19 रेशियो 20, ये ना। अल्टीमेटली दुकानदार को 1 का प्रॉफिट है 19 पर, 1/19। तो अप्रोक्स में कितना आएगा? 5% से कम आएगा ना ये। 1/19 गुणा 100। 100 को अगर 19 से भाग देंगे 5% से कम आएगा, तो एक ही ऑप्शन है पहला। और सॉरी गड़बड़ कर दी भाई हमने। हाँ 19 से नहीं, मैं समझा 21 से भाग देना, 19 से देना, तो 19 पंजे 95, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या है? बी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 9 बताओ। CGL प्री 2025 के पेपर का सवाल, बिल्कुल रेलेवेंट, जो आपको करके मजा आए, आप कुछ सीखो, पेपर में फंसे वही सवाल लिए। अभी नंबर सिस्टम का थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है ना बच्चों। परिभाषा आनी चाहिए।
द सेट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। वास्तविक संख्याओं के समूह में कौन सी शामिल हैं? वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है बच्चों। जैसे यहां पे बोल लिया कि रियल नंबर में केवल रैशनल नंबर आते हैं, ओनली लगा दिया, नहीं। ओनली इरेशनल आते हैं, नहीं। ओनली होल नंबर्स आते हैं, नहीं। रियल नंबर में तो नेगेटिव भी आ जाएगा ना। तो रियल नंबर्स में दोनों ही आते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी, परिमेय संख्याएं भी और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है ना। परिमेय संख्याएं जिनको हम a बटा बी फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर जिनको a बटा बी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना बच्चे। तो रियल नंबर्स मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय। आइए, एक आदमी दो वस्तुएं 27,312 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। ठीक है। एक वस्तु पर 25% का लाभ, दूसरे पर 25% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसकी कुल हानि प्रतिशत क्या है? ये भी देखो डायरेक्ट कंसेप्ट है बच्चों। एक आदमी दो वस्तु बेचता है 27,312 रुपए पर वस्तु की दर से, यानी कि दो वस्तु बेचे एक आदमी ने सेम सेलिंग प्राइस पर, है ना। दोनों वस्तु सेम दाम में बेचे ना, 27,312 ईच, सेम सेलिंग प्राइस है। एक पर 25% प्रॉफिट हुआ, दूसरी वस्तु पर 25% लॉस हुआ। तो दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर पूरे लेन देन में हमेशा लॉस ही होगा। कितना लॉस होगा? उसे हमेशा लॉस ही होगा। 25 का स्क्वायर बटे 100 परसेंट याद रखिए, यानी कि 625 बटे 100, 6.25% लॉस। कोई समस्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस हमें यहां से पता चलेगा कि दोनों वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा है। ठीक है जी। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 11। 6% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर 14,000 रुपए की राशि कितने साल में 20,720 रुपए हो जाएगी? है ना। अगर ब्याज की दर 6% वार्षिक है, प्रिंसिपल कितना है? 14,000 रुपए, तो पूछा कितने टाइम के बाद अमाउंट 20,720 रुपए हो जाएगा? आप बताओ। 14,000 रुपए का प्रिंसिपल 20,720 बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो ये आया भाई 6,720। 6,720 रुपए आपको टोटल ब्याज मिला। यही तो पूछा है, 6,720 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आप बताओ, एक साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 6%। ब्याज की दर कितनी है? 6%। एक साल में आपको प्रिंसिपल 14,000 है, एक साल में आपको 14,000 प्रिंसिपल का 6% ब्याज मिलेगा। तो मेरा प्रश्न है कि टोटल 6,720 रुपए का ब्याज मिलने में कितने साल लगेंगे? डिवाइड कर दो, दैट्स इट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से भाग दे देंगे, आ जाएगा ना। बताइए। परसेंटेज से तो हम 2 जीरो काटते ही है ना, और 1 जीरो से ये 0, 6 से काटेंगे तो कितना आ गया? 112, 14 अट्ठे 112, पूरा पूरा कट गया, यानी कि क्या आ गया आंसर? 8 साल आ गया। ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए। अगला सवाल है आपके सामने 12, करो बच्चों। एक व्यापारी किसी वस्तु का निश्चित मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है ना। ए ट्रेडर मार्क्स एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस। एक व्यापारी किसी वस्तु का कुछ अंकित मूल्य फिक्स करता है। अंकित मूल्य फिक्स करने के बाद व्यापारी कितनी छूट देता है? 20%। इसके अलावा प्रत्येक 120 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, यानी कि यह भी एक तरह का डिस्काउंट है। तो व्यापारी ने 2 डिस्काउंट दे दिए, एक तो 20% की छूट, फिर हर 120 वस्तु खरीद पर 3 वस्तु फ्री, ये भी छूट है एक। इस लेन देन पे उसका कुल प्रॉफिट 28% है। ठीक है बच्चों, इस लेन देन में कुल प्रॉफिट कितना है व्यापारी को? 28%। तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रिय मूल्य में अंतर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फाइंड द परसेंटेज बाय विच द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्सीड इट्स कॉस्ट प्राइस। सवाल में पूछा है, बताइए आर्टिकल का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है। यानी कि एक तरीके से क्या पूछ रहा है? मार्क का परसेंटेज, है ना। वस्तु का अंकित मूल्य और क्रिय मूल्य का अंतर ही क्या होता है? मार्क का परसेंटेज। एज्यूम ये करना है कि कस्टमर ने 120 आर्टिकल के लिए पे किया, यानी कि ये डिस्काउंट कस्टमर को मिल जाएगा। अब बताओ, ऐसे सवाल को अगर आप बेसिक से करेंगे तो बहुत मुश्किल है।
लेकिन सीधा एक कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव नेट इफेक्टिव लाभ प्रतिशत होता है। मान लीजिए एक व्यापारी कोई वस्तु खरीदता है जिसका लागत है सीपी, फिर उसका मार्क प्राइस फिक्स करता है एमपी। ये क्या हो गया? मार्कअप, है ना। मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद 20% डिस्काउंट देता है। 20% डिस्काउंट 1/5, 1/5 डिस्काउंट देगा तो 5 का सामान बेचेगा कितने में? 4 में। मल्टीप्लाई, हर 120 वस्तु पर 3 वस्तु फ्री देता है, यानी कि व्यापारी ने टोटल कितने आर्टिकल दिए? 120 प्लस 3 123। 123 में से 120 का पैसा लिया व्यापारी ने, 3 फ्री है, यानी कि कितना डिस्काउंट है? 1/41 है कि नहीं सचिन? 1/41 डिस्काउंट है, यानी कि व्यापारी ने 41 का सामान बेचा कितने में? 40 में। कोई दिक्कत है? और इनका सक्सेसिव क्या हुआ प्यारे बच्चों? व्यापारी को लाभ कितना हुआ? 28%। 28% लाभ का मतलब है अल्टीमेटली 100 का सामान बिका कितने बच्चों? 128 में। तो केवल अपन को ये सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है ना बच्चों? करिए। यहां से अगर हम देखें तो आप मुझे बताइए, ये जाएगा 4 से, 8 से काट लेते हैं ना, या 4 से पहले। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 पंजे 40 और 8 चौक 5 से हमारा 5 कट गया। तो एमपी बटे सीपी कितना आ गया प्यारे बच्चों? बताइए। है भाई, आगे ना काटो ठीक रहेगा। 41 की 4 में गुणा 41 चौका 164/100। हमें कह सकते हैं अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसका मार्क प्राइस कितना? 164। तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से कितना ज्यादा हुआ? 64। तो 100 में जो भी आएगा सीधा किस में आएगा? परसेंटेज में। क्या आंसर हुआ? ए ऑप्शन। कोई समस्या? कर लेंगे। आओ अगला सवाल। सवाल नंबर 13 सीएचएसएल प्री का क्वेश्चन है। बताओ, कोई व्यापारी किसी वस्तु पर उसके क्रिय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यह पढ़ती पता लग गया, ये क्या? मार्कअप परसेंटेज है ना। किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से जितना एबव है वही मार्कअप परसेंटेज है। फिर वह अंकित मूल्य पर 10% और 5% की दो लगातार छूट देता है। 10 और 5 की दो छूट देता है। यदि क्रिय मूल्य 480 रुपए है तो अंतिम लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? परसेंटेज में आपको बताना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। आपसे क्या पूछा है? बताइए वस्तु पे लाभ या हानि परसेंट कितना है। सही है ना बच्चों? अरे अभी तो पिछले सवाल का कॉन्सेप्ट बताया है। एक व्यापारी ने 25% मार्कअप किया, फिर 10 और 5 के दो डिस्काउंट दिए। इनका सक्सेसिव ही क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, है कि नहीं बच्चों? तो चाहे आप फॉर्मूले से कर लो चाहे रेशो से, रेशो ही ठीक है। एक व्यापारी 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। 25% यानी कि 1/4 यानी कि 4 के कॉस्ट प्राइस का एमआरपी कितना हो गया? फिर व्यापारी कितना डिस्काउंट देता है? 10%। 1/10, 1/10 यानी कि 10 का सामान 9 में, यही ना। फिर व्यापारी कितना डिस्काउंट देता है? 5%। 1/20, 1/20 यानी कि 20 का सामान 19 में। सीधी सीधी क्या कर देंगे? कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर, तो आप देख सकते हैं 5 से 20 कितनी बार कट गया? 4 बार। ये कितना हो गया? 4 चौक 16, दुसाम 100 और ऊपर हो गया 19 निम्मा 171। ये मैंने मार्कअप और डिस्काउंट की सीधी गुणा करी, यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 160 है तो फाइनली उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 170। 160 का सामान अगर 171 में बिका तो वस्तु पर क्या हुआ? लाभ। देखो लाभ यानी कि प्लस। ये दो आंसर नहीं है। एग्जामिनर भी स्मार्ट हो रहा, कोड में बात कर रहा है। प्लस मतलब लाभ है, माइनस मतलब लॉस। बिल्कुल एज इट इज सवाल है। तो 160 का सामान अगर 171 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ? 11 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 160 पर। परसेंटेज में कितना बच्चों? गुणा 100%। आ गए प्यारे बच्चों। 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे तो 11 पंजे 55। 55 को अगर 8 से भाग देंगे तो 8 सत्ते 56। 7% के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए। ये नहीं है। ठीक है ना। 11 पंजे 55/8 अप्रोक्स 7%। 7 से हल्का सा कम, ए ऑप्शन है। आओ सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 40। ये भी सीजीएल प्री का सवाल है। बनाइए भाई, करो। एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। यह भी मार्कअप है। दुकानदार अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 60% एबव मार्क प्राइस फिक्स करता है।
है बच्चों। कोई 100 रुपए का सामान खरीद के लाया तो उसका एमआरपी लगा दिया 160, अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, 150 रुपए का एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट भी देता है, फिर भी कॉस्ट प्राइस पर कितना 14% का लाभ कमाता है। तो आपसे पूछे माल का लागत मूल्य क्या है ना, सीपी क्या है, बताइए प्यारे बच्चों। बहुत आसान सवाल है, कौन करेगा जी। ये देखिए सबसे ज्यादा पेपर में डिस्काउंट के ही सवाल आते हैं। अब एसएससी का पैटर्न उठा के देख लो, कोई पेपर डाउनलोड करके। डेटा बहुत आसान है ना भाई, रेशो से भी हो सकता है, 100 मान के भी। मान ले जैसे एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है सचिन, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। सीपी 100 है तो मार्क प्राइस 60% ज्यादा, कितना 160 मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस पर 25% डिस्काउंट देता है। 160 का 25% क्या होगा 40, 160 का 1/4 40 का डिस्काउंट देगा, सामान की कीमत कितनी रहेगी 120 यूनिट रहेगी। तो 120 यूनिट के सामान पर फिर 150 रुपए का कैश डिस्काउंट भी देता है। इसको 150 रुपए और कम करते ये ना भाई, 120 यूनिट के सामान पर 150 रुपए कैश डिस्काउंट और देता है, और फाइनली सामान को बेचता है। बेचने से लागत मूल्य पर कितना लाभ होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे 14% का लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में 114 में। आप खुद बताओ, 120 यूनिट के सामान पे 150 रुपए का नगद डिस्काउंट दिया, सामान का सेलिंग प्राइस क्या हो गया 114। यानी कि आपने ये वाला डिस्काउंट दिया कितना है 6 यूनिट दिया है कि नहीं, जबकि सवाल के अनुसार दिया है ये 150 रुपए, कितने गुना 25 गुना। अगर ये 25 गुना है तो कुछ भी पूछ ले, सीपी पूछ ले, एमपी पूछ ले, सब आ जाएगा। सीपी पूछा है, सीपी कितना है लागत मूल्य 100 का 25 गुना, यानी कि 25 रुपए। आंसर बी। समझ में आया, कोई मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल इजी है, सीधा सीधा होता चला गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 15। एक ट्राइंगल की भुजाओं का अनुपात 5, 6, 8 है, परिमाप 190 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल का एरिया बताइए क्या है। ये ऑप्शन है, और ऑप्शंस में 100 का फर्क दिख रहा है मुझे, और आंसर अप्रोक्स में है कि नहीं, बताइए बच्चों। ये अच्छे सवाल की कैटेगरी में आता है। किसी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों को अगर ये सवाल देंगे मेंसुरेशन में तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। सब बच्चों को पता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5, 6, 8 है। कोई समकोण त्रिभुज तो नहीं है, ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं है, तो यहां कोई शॉर्टकट तो लगेगा नहीं, नॉर्मल त्रिभुज है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, हीरोन्स फॉर्मूला से, है ना। अब यहां पे बच्चे क्या करेंगे कि यहां पे पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर यानी कि तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग करके वो तीनों भुजा निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लेंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है ना, तो रेशियो में ही कैलकुलेशन करो एरिया की, है कि नहीं बच्चों। अब बताओ यहां से सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, 5, 6, 11 और 8, 19 का आधा, 19/2। 19/2 भी टफ है यार। एक काम करते हैं प्यारे भाई, सुनना, आप मेरा तरीका देखना कि कैसे मैं इस सवाल को तोड़ना सिखाऊंगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5, 6, 8 है। आप इस रेशियो को पहले 2 से गुणा कर लो, पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर लो, 2 पंजे 10, रेशियो 2 छिक्का 12, रेशियो 2 अट्ठे। ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो है। अगर ऐसा है तो त्रिभुज का पेरीमीटर कितना है ये बताओ। 10, 12, 22 और 16। त्रिभुज का पेरीमीटर 38 है। सेमी पेरीमीटर कितना है बताओ, 38 का आधा 19। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 19 आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, मैंने ऐसा इसलिए करा कि जैसे यहां 5, 6, 11, 8, 19 का आधा 19/2 है, मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा तो तकलीफ होगा, 2 ना आए, इसलिए मैंने पहले ही पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर लिया। आप खुद बताओ, अगर एक त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 10, रेशियो 12, रेशियो 16 है तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा। हीरोन्स फॉर्मूला से √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कितना है 19, S माइनस A 19 माइनस 10 9, 19 माइनस 12 19 माइनस 16 3। ये एरिया आ जाएगा प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं कि यहां पे 9 है, 9 का अंडर रूट कितना आ गया, और ये हो गया जी 7 या 21।
19 की अगर 21 में गुणा करेंगे, 19 की 21 में गुणा करेंगे तो √399 आ गया ना। 19 गुणा 21 380 प्लस 19 है कि नहीं बच्चे। तो ये ट्राइंगल का एरिया आ गया, लेकिन ये आंसर थोड़ा है, ये तो उस ट्राइंगल का एरिया है जिसकी साइड है 10 12 16। हमें उस त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर 190 है। अगर साइड 10 12 16 है तो पेरीमीटर क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग 38, और पेरीमीटर कितना दिया 190 सेंटीमीटर। ये ना सचिन, बताओ पेरीमीटर कितने गुना है, 5 गुना। 5 गुना हो रहा है कि नहीं, बताओ सोचो आप, 5 गुना हो रहा है। 38 पंजे 190, पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर पेरीमीटर 5 गुना हो रहा है मेरे दोस्त, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितने गुना होगा, 5 का स्क्वायर 25 गुना। तो क्या इस ट्राइंगल का एरिया 25 गुना नहीं होना चाहिए, यानी कि सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शंस काफी, मतलब 100 का फर्क है, अप्रोक्स कर सकते हैं, ये खुद बताओ। 399 का अंडर रूट क्या आएगा, लगभग 20 आएगा कि नहीं। 400 का अंडर रूट 20 होता है, इसका अंडर रूट लगभग 20 आएगा। तो 20 गुणा 25 500, 500 तिया 1500, तो 1500 से बहुत हल्का सा कम आंसर आएगा। 1500 से हल्का सा कम क्या है, खत्म है कि नहीं। जबरदस्त सवाल है दोस्त। तो ये है प्यारे भाई, कोई एक्स नहीं मानना, कुछ नहीं करना, कम से कम कैलकुलेशन में आंसर लाना है, ये बताएंगे जी। किसी बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक बाह्य कोणों का कुल योग क्या होता है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन वन एट ईच वर्टेक्स, है कि नहीं बच्चे। देखो जैसे आप एक पॉलीगन बनाओ, मान लो ये पॉलीगन आप बना लिए, तो आप इसको यहां आगे बनाएंगे, बाह्य कोण ये बनता है ना, लेकिन बाह्य कोण ऐसे बना के ये भी तो बाह्य कोण बन सकता है कि नहीं बच्चे। हालांकि इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम ही है, तो हमें एक ही बाह्य कोण लेना है एक वर्टेक्स पे, समझे ना बच्चों। तो ये बोला ना, किसी बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक बाह्य कोण है, उनका योग क्या होगा 360 डिग्री। कोई तकलीफ, सीधा कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी पॉलीगन चाहे रेगुलर हो चाहे कोई सा भी हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, सीधा कॉन्सेप्ट है। बताइए सवाल नंबर 17। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी अन्य वस्तु को 20% लॉस पर बेचा जाता है। उनके क्रय मूल्य का अनुपात निर्धारित करो। क्या बताना है, उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है, ताकि विक्रेता के लिए दोनों वस्तुओं पर संयुक्त रूप से लाभ हानि बराबर हो। कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ हो ना ही हानि, समझे। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो। दो वस्तुएं, एक वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, दूसरी को 20% लॉस पर बेचा जाता है। लॉस यानी कि माइनस। सवाल है इन दोनों वस्तुओं के सीपी का रेशियो बताइए, सो दैट सेलर ब्रेक्स इवन। ब्रेक्स इवन का मतलब समझते हैं कि दोनों वस्तुओं को बेचने से ना तो सेलर को कोई फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ, यानी कि ओवरऑल दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर पूरे ट्रांजैक्शन में, दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर पूरे ट्रांजैक्शन में कितना हुआ है 0%। 0% प्रॉफिट लॉस है, और प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगा क्या आएगा, सीपी का। खत्म हो गया बच्चे सवाल। तो 0 - 20 से 20 और 10 - 0 10, यानी कि दोनों वस्तुओं के सीपी का रेशियो क्या आ गया 2:1। यही आंसर है। बताओ कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। अगला सवाल, मीता को एक किताब बेचते समय रविंदर को 68 रुपए का लाभ हुआ। किताब पर 15% की छूट के बावजूद रविंदर को 10% का लाभ हुआ। किताब का सूचीबद्ध मूल्य क्या होगा, लिस्ट प्राइस क्या है, बताइए बच्चों। सीएचएसएल प्री का सवाल है, बनाएंगे। देखो रविंदर एक किताब बेचता है, किसको, मीता को। रविंदर को कितना प्रॉफिट हुआ 68, है ना। डिस्पाइट ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ बुक, रविंदर मैनेज टू गेट 10% प्रॉफिट। रविंदर ने इस बुक पर 15% डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया है 15%। 15% डिस्काउंट देने के बावजूद भी रविंदर को कितना प्रॉफिट हुआ है 10% का। तो पूछा लिस्ट प्राइस क्या है बुक का, जो रविंदर ने लिस्ट प्राइस लगाया वो क्या है। देखो
पहले रविंदर खुद बुक खरीद के लाता है, वो क्या रविंदर का सीपी, फिर रविंदर अपनी मर्जी से उसका लिस्ट प्राइस फिक्स करता है, फिर जब बेचता है रविंदर तो कितना डिस्काउंट देता है 15%, रविंदर को प्रॉफिट कितना होता है 10%। तो क्या रविंदर के लिए बुक के सीपी और एमपी ये लिस्ट प्राइस एक ही बात है, रेशियो निकाल सकते हैं 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस डिस्काउंट है 15, 100 माइनस 15 85, प्रॉफिट है 10, 100 प्लस 10 100, ये किससे कट गया 5 से, यानी कि 17/22 ये आ गया। ठीक बच्चों, वैसे यहां जैसे यहां पे किताब का लिस्ट प्राइस पूछा, लिस्ट प्राइस कितना आ रहा है 22 यूनिट, 22 यानी कि 11 का मल्टीपल, ये ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर आ चुका है पहला, है कि नहीं बच्चों। अगर सॉल्व करना चाहते हैं कंप्लीट तो सॉल्व भी होगा। रविंदर को किताब बेचने से कितना लाभ हुआ भाई 68 रुपए। अब बताओ लाभ होता किस पे, कॉस्ट प्राइस सीपी पे। रविंदर को लाभ हुआ है 10%, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 10% ही 68 रुपए है। तो यानी कि इस बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% के लिए निकाल लो, 10 से गुणा करके 680। अब आप बताओ बुक का कॉस्ट प्राइस 680 है, यहां रेशियो में क्या है, सीपीएमपी का रेशियो 17/22 है, बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है 17 यूनिट, 17 की वैल्यू 680 रुपए है, कितने गुना 40 गुना, तो 22 की वैल्यू भी 40 गुना आ जाएगी, यानी कि 880 रुपए। ठीक है बच्चों, ये ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चले। सवाल नंबर 19, एक पिरामिड का बेस वर्गाकार है जिसकी भुजा की लंबाई 10 और हाइट 24 सेंटीमीटर है ना। इरेगुलर पिरामिड हैज ए स्क्वायर बेस विद ए साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड ए हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर। पिरामिड का बेस वर्ग है, वर्ग की भुजा 10 और उसकी हाइट प्यारे दोस्तों आपको दी है 24। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। गोले की त्रिज्या क्या है, तो गोले की रेडियस निकालनी आपको, मैंने मान ली r। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पिरामिड का वॉल्यूम निकालते कैसे। ये पिरामिड है भाई, स्क्वायर बेस, इसका बेस देखो ये क्या है स्क्वायर, और इसका टॉप क्या है एक सिंगल पॉइंट है, चौंच है कि नहीं बच्चे, ये पिरामिड है। पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जब बेस कुछ भी हो 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जैसे प्रिज्म का वॉल्यूम है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, पिरामिड का है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब पिरामिड का बेस वर्ग है, वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा का वर्ग, वर्ग की भुजा 10 यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू हाइट 24, ये पिरामिड का वॉल्यूम आ गया। अब ये स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर, स्फीयर की रेडियस कितनी है r, तो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा मेरे भाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, यही है ना बच्चे। अब बताओ यहां से ये 3 से 3 कट जाएगा, एग्जामिनर ने पाई को सॉल्व नहीं किया है कि नहीं बच्चों, तो 4 से हमारा ये 24 कट जाएगा 6 बार, तो ये 600/पाई बराबर कितना आ गया R क्यूब। तो यहां से क्यूब रूट लेंगे तो 600/पाई का क्यूब रूट, कौन सा ऑप्शन है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का सवाल है। ठीक है ना भाई मेरे, तो आपको आना चाहिए। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 20 CHSL 2025 प्री का बनाओ। एबीसी एक बिजनेस में पार्टनर है, AB 3:4 के अनुपात में, BC 5:9 के अनुपात में पार्टनरशिप करते हैं, है ना। यदि साल के अंत में लाभ 71,000 रुपए है तो पूछा है ए का हिस्सा कितना होगा इस 71,000 के लाभ में। बताओ बच्चों, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए और बी इन्वेस्ट करते हैं किस रेशियो में 3:4 के अनुपात में, और बी सी 5:9 के अनुपात में पार्टनरशिप करते हैं। तो मुझे बताओ ए बी सी तीनों लोगों ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं ना। आप बताओ, ये ऐसे मल्टीप्लाई करके 3 पंजे 15 रेशियो, ये 4 पंजे 20 रेशियो 4 नाम, यानी कि ए बी सी तीनों ने पार्टनरशिप इस अनुपात में की है, पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, तो ए बी सी के बीच प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा कि नहीं। जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करेंगे लाभ भी उसी अनुपात में बांटा जाएगा। वर्ष के अंत में, साल के एंड में कुल प्रॉफिट 71,000 है, कुल प्रॉफिट है कितना 15 और 20 35 और 36
71 ही हो गया। तो 71 की ही वैल्यू सवाल में 71,000 रुपीज दिए 1000 गुना। तो ए का हिस्सा 15 की वैल्यू भी 15,000 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के 20 सवाल। ठहर जाओ भागो मत। ये एक सवाल है, सवाल नंबर 21, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना? इस सवाल का आंसर सभी बच्चे कमेंट में बिना पेन उठाए करके बताएं, ठीक ठीक तसल्ली के साथ। ठीक है, तो ये था एसएससी जीडी 2026 का बेस्ट क्वालिटी का एग्जाम पेपर, जिसमें इजी भी सवाल थे, 2-4 सवाल मैंने लेवल के भी डाले, जिससे कि आप पेपर में घबराओ ना। ठीक है बच्चों, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं प्यारे भाई इस लेवल के सवालों को भी, तो तैयारी कच्ची है, फिर इस साल के नहीं अगले साल के जीडी पे फोकस करो। जीडी एक बहुत इजी पेपर है एसएससी का निकालना, लेकिन उसके लिए आपको 4 महीने डेडिकेशन दिखाना